हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा सीटेट का टॉपिक है बच्चे एक वैज्ञानिक के रूप में। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। यहाँ से हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो खुद से बातें करते हैं, जब बच्चे छोटे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, 2 साल के, 2.5 साल के, 3 साल के, तो वे काम करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, लेकिन वे अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, धीरे 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 धीरे। तो उनका जो खुद से बड़बड़ाना है, पियाजे ने उनके बड़बड़ाने को जो है बताया है कि बच्चे एक योजना तैयार करते हैं अपने दिमाग में। बच्चों का खुद से बड़बड़ाना एक योजना तैयार करना होता है। बच्चे पागल नहीं है कि बच्चे ऐसे ही बड़बड़ा रहे हैं, लेकिन वे खेल खेल में खेलते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, तो वे अपने कार्य को दिशा दे रहे होते हैं। उस दौरान अपने माइंड में जो है तैयार कर रहे होते हैं किसी योजना को। तो इसलिए पियाजे ने कहा है कि बच्चे एक वैज्ञानिक हैं, एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। बच्चों के वैज्ञानिक गुण कौन कौन से हैं? जिज्ञासा सबसे पहला गुण है, जिज्ञासा। जिज्ञासा हर आविष्कार की शुरुआत जो होती है जिज्ञासा से ही होती है। ध्यान रखना, जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक कोई नया कार्य या नया आविष्कार हो ही नहीं सकता। और जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा है मूल प्रवृत्ति। जिज्ञासा क्या होती है? मूल प्रवृत्ति है ये हमारी, मूल प्रवृत्ति होती है। ये किसने कहा? ये कहा विलियम मैकडूवेल ने। विलियम मैकडूगल। तो बच्चों का जो वैज्ञानिक गुण है वो है सबसे पहला जिज्ञासा। बच्चों में जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है। अब इस जिज्ञासा का आप अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि बच्चा जब भी अपने मम्मी पापा के पास जाएगा या किसी बड़े भाई के पास जाएगा, बड़ी बहन के पास जाएगा, तो वो कुछ ना कुछ सामान उठाएगा और उसके बारे में जो है प्रश्न पूछने शुरू कर देगा कि पापा ये क्या है, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है। और आप क्या करते हो? आप जो हो उसको डांट देते हो, हट ये भी कोई पूछने की बात है, ये भी कोई जवाब है। क्योंकि उसके प्रश्न जो होते हैं वे इस तरह के प्रश्न होते हैं, उसका कोई जवाब देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, उन प्रश्नों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो प्रश्न बच्चे करते हैं, यही प्रश्न जो है उनकी जिज्ञासा को दर्शाते हैं। इसलिए बच्चे में सबसे पहला गुण होता है वैज्ञानिक गुण जिज्ञासा का। बच्चों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है किसी भी चीज़ को जानने की, किसी भी चीज़ के बारे को में जो है समझने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है। इसीलिए जो छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रश्न करते हैं। और जब बच्चे बड़ों से प्रश्न करें तो बड़ों का जो है कर्तव्य बनता है कि उनके प्रश्नों का एक बहुत ही बेहतरीन सा उत्तर उनको दें। ठीक है ना, बहुत अच्छा जो बच्चों की समझ में आए और जिससे बच्चों की जिज्ञासा शांत हो। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसको डांट देंगे, है ना, क्या ये कभी भी कोई प्रश्न है पूछने का, ये भी कोई बात है, चलो वहाँ जाकर बैठो, ये काम करो, वहाँ जाओ, ठीक है ना, इस तरह से करोगे तो इस तरह से क्या होगा? बच्चे की जिज्ञासा खत्म हो जाएगी। बच्चे की जब जिज्ञासा खत्म हो जाएगी तो बच्चे का ये वैज्ञानिक गुण जो है समाप्त हो जाएगा। बच्चे में ये आगे चल के जो है अभिप्रेरित नहीं होने देगा बच्चों को अधिगम के लिए। तो इसलिए बच्चों की जिज्ञासा को खत्म ना करें, शांत करें, उनके प्रश्नों का उत्तर देके। बच्चों का सबसे पहला और जो महत्वपूर्ण गुण होता है वैज्ञानिक गुण, वो होती है जिज्ञासा। और जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है, ये विलियम मैकडूवेल ने कहा। अगला है रचनात्मक या सृजनशीलता। दोस्तों देखिए, रचनात्मकता या सृजनशीलता के बिना जो है आविष्कार संभव नहीं है। इसके बिना आविष्कार हो ही नहीं सकता है, या कोई नई चीज़ का आविष्कार नहीं हो सकता है, या किसी भी कोई भी तरह की नई चीज़ नहीं बन सकती है जब तक व्यक्ति में रचनात्मक या सृजनशीलता नहीं होगी। तो ये विलियम मैकडूवेल ने कहा है कि ये सृजनात्मकता भी एक मूल प्रवृत्ति है। सृजनात्मकता क्या है? ये एक मूल प्रवृत्ति है। यह भी विलियम मैकडूवेल ने कहा है। जैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचना, मिट्टी के घर बनाना, नाव बनाना, कागज की नाव बनाना। बच्चे कागज की नाव बनाते हैं ना, तो ये सब क्या है? ये सब सृजनशीलता है। मिट्टी के घरों बनाते हैं बच्चे, मिट्टी में खेलते हैं, मिट्टी के घर बनाते हैं, मिट्टी से नई नई वस्तुएं बनाते हैं। तो ये बच्चे में जो है सृजनशीलता होती है, रचनात्मकता होती है बच्चे में। इससे पहले मैं सृजनशीलता का पूरा टॉपिक एक अलग से बना चुका हूँ। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो के लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं।
मैंने सृजनशीलता के बारे में विस्तृत रूप से बताया है वहां पर। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि सामान्य अर्थ में अलग परंपरा से अलग कुछ भी नया करना, कुछ हटके करना, ठीक है ना, कुछ नया कर देना ही सृजनशीलता कहलाती है। जैसे कोई नया विचार आना, जैसे कोई नया विचार आना, या फिर कोई नई वस्तु बना देना, कोई नई वस्तु बना देना। ये क्या है? ये सब जो है सृजनशीलता है। ठीक है, बच्चे में ये सृजनशीलता का गुण है। अगर ये गुण नहीं होगा तो इसके बगैर जो है आविष्कार संभव नहीं है। ठीक है, अब सीटेट में क्वेश्चन बन सकता है कि एक बच्चा जो है कागज की नाव बनाकर उसके साथ खेलता है, तो ये उसमें कौन सा गुण है, या ये कौन सी प्रवृत्ति है, ये नकारात्मक है या सृजनात्मक है, या फिर ये ऋणात्मक है, सकारात्मक है, तो कौन सी है? तो ये सृजनशीलता है, सकारात्मक गुण है ये बच्चे का। ठीक है, और सृजनशीलता के 4 तत्व माने गए हैं, वो कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए। वैसे मैंने पिछली वीडियो में, सृजनशीलता की वीडियो में सब कुछ डिटेल से पढ़ाया हुआ है, फिर भी मैं मोटा मोटा बता देता हूं। धारा प्रवाह, धारा प्रवाह, बिना रुके सोचना, लगातार सोचना किसी समस्या पर। विविधता, विस्तारण, मौलिकता, किसी की नकल ना करना, कुछ नया करना, मौलिकता कहलाता है। ठीक है ना, सृजनशीलता के 4 तत्व माने गए हैं, धारा प्रवाह, विविधता, विस्तारण, मौलिकता। अगला है बच्चों का वैज्ञानिक गुण, खतरा उठाने की प्रवृत्ति। अब ये वैज्ञानिक गुण कैसा है? देखो, जब तक आप व्यक्ति खतरा उठाने की जो है क्षमता नहीं रखेगा, जब तक वो कुछ नया आविष्कार कर ही नहीं सकता है, जब तक वो वैज्ञानिक बन ही नहीं सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है आपका पहला प्रयास ही जो है सफल होगा। आपके 1, 10, 20, 50, 100 जो प्रयास होंगे वे असफल होंगे। असफल प्रयास के बाद ही आपका कोई एक प्रयास सफल होने की उम्मीद है, उसकी भी पूरी तरह से गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आविष्कार करना छोड़ देंगे या वैज्ञानिक जो है नई चीज़ों को बनाना छोड़ देंगे। ठीक है ना, आविष्कार कहते ही उसको है जब बहुत सारी चीज़ों में असफल हो जाएं और एक नई चीज़ का निर्माण हो जाए तो वह आविष्कारक होती है। तो इसमें खतरा उठाने की प्रवृत्ति बच्चों में जरूर होनी चाहिए। अगर खतरा उठाने की प्रवृत्ति बच्चों में है तो ये बच्चों का वैज्ञानिक गुण है। जैसे देखो, छोटा बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, शुरू शुरू में बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, वो गिरता भी है, उसको चोट भी लगती है, खून भी निकलता है, लेकिन आप कितना भी मना करें वो बच्चा रुकेगा नहीं। ठीक है ना, वो बच्चा फिर भी साइकिल चलाएगा धीरे धीरे, फिर चोट खाएगा, फिर चलाएगा, आपको बिना बताए चलानी शुरू करेगा साइकिल, आपको बिना बताए घर से बाहर जाएगा और साइकिल चलाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चोट लगा लग के जो है बच्चा एक दिन साइकिल चलानी सीख जाता है। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं खतरा उठाने की प्रवृत्ति, बच्चों का वैज्ञानिक गुण है एक। अगला गुण है बच्चों का वैज्ञानिक नवीनता, कुछ भी नया सोचना। नवीनता का मतलब होता है नया सोचना, नया सोचना, नया विचार मन में लाना, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए कोई नए तरीके से उस समस्या का समाधान करना नवीनता होता है ना। और लगातार सोचना, नित्य सोचना, उस समस्या के बारे में नित्य सोचना नवीनता होता है। नवीनता क्या है? नवीनता भी बच्चों का वैज्ञानिक गुण है। अगला है हमारा मौलिकता। तो मौलिकता क्या होता है? मौलिकता होता है किसी की नकल ना करके किसी की नकल ना करना मौलिकता होता है। किसी की नकल ना करना मौलिकता है। और बच्चे की जानकारी जुटाना, अगर हम किसी की जानकारी जुटा रहे हैं या कोई बच्चा कोई नई जानकारी जुटा रहा है, किसी से सीख के, 4 बच्चों से सीख के किसी समस्या पर वो अपनी जानकारी जुटा रहा है, तो यह नकल नहीं है। ठीक है ना, ये नकल नहीं है। भले ही वो किसी दूसरे व्यक्ति से जो है सीख रहा है उस चीज़ को, वो उसके सीखने के आधार पर ही उस समस्या का समाधान कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा नकल कर रहा है। ठीक है, बच्चा नकल नहीं कर रहा है यहाँ।
किसी की नकल ना करना मौलिकता है तथा बच्चे की जानकारी जुटाना नकल नहीं, ये स्वाभाविकता है। कोई भी हो, कहीं से भी जानकारी मिलेगी। बच्चा जब जानकारी एकत्रित करेगा तो यही तो बच्चे का वैज्ञानिक गुण होगा। ऐसा नहीं है ना कि बच्चा ये कहेगा नहीं मैं तो इससे ये जानकारी ले लूंगा या मैं इससे नहीं सीखूंगा तो ये बच्चे का वैज्ञानिक गुण होगा। नहीं, ये बच्चे का वैज्ञानिक गुण नहीं है। जो बच्चा कहीं से भी ज्ञान को ले ले, कहीं से भी ज्ञान को एकत्रित कर ले, ठीक है ना, कहीं से भी ज्ञान को सीख ले, वो बच्चा जो होगा वैज्ञानिक गुण होगा उसमें, वो बच्चे में। ठीक है, तो मौलिकता उसी को कहते हैं। किसी की नकल ना करना मौलिकता है, बल्कि जानकारी जुटाना। ठीक है ना, किसी की नकल ना करना मौलिकता है तथा बच्चे की जानकारी जुटाना नकल नहीं, स्वाभाविकता होती है। ये स्वाभाविक है। मौलिकता बच्चे का वैज्ञानिक गुण है। अगला है हमारा समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। देखिए, किसी भी समस्या की समाधान की वैज्ञानिक विधि जब बच्चा बनाता है तो ये बच्चे में बहुत ज़बरदस्त जो है वैज्ञानिक गुण होता है। ठीक है, लेकिन समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक विधि है इसके जो है क्रमबद्ध चरण होते हैं। वे कौन कौन से चरण हैं? इसका पहला चरण होता है समस्या को पहचानना। किसी भी समस्या को पहचानना, ठीक है ना, पहले समस्या के बारे में आप जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो उस समस्या को हल करने की तरफ आगे दूसरा कदम बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला कदम होता है किसी भी समस्या से निपटने के लिए उस समस्या को पहचानना। फिर दूसरा कदम जो होता है समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करना। उस समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करना, उसकी कमियां, उसकी खूबियां, उसके गुण दोष सब चीज़ इकट्ठी करना। उस समस्या से संबंध में या उसके बारे में जो भी आसपास की चीज़ें हैं वो सब एकत्रित कर लेना। ये होती है समस्या से जुड़े आंकड़े इकट्ठे करना। अगला होता है संकल्पना का निर्माण करना। संकल्पना का निर्माण करना मतलब अपने दिमाग में या अपने माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाना। अभी तक आपने वो किसी को ना बताया है ना दिखाया है समस्या समाधान की अपनी स्कीम जो माइंड में चल रही है, आपने उसको जो है ब्लूप्रिंट माइंड में तैयार कर लिया है, उसका ब्लूप्रिंट। ठीक है ना, कि आप इसका जो है निर्माण इस तरह से करेंगे। इसको बोलते हैं संकल्पना का निर्माण। या आप समस्या समाधान इस चरण से होकर गुजरेंगे, इस तरह से करेंगे। ये होती है संकल्पना का निर्माण करना। संकल्पना का निर्माण हमेशा अपने माइंड में होता है, मस्तिष्क में होता है। बाहर कुछ भी प्रदर्शित नहीं होता लोगों को, बस अपने मन के अंदर ही चलता रहता है। ठीक है, फिर होता है अगला कदम होता है संकल्पना का प्रयोग करना। जब आपने संकल्पना का निर्माण कर लिया, आपको लगा कि हमारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल ठीक है, हम इस तरह से समस्या का समाधान कर लेंगे, संकल्पना का निर्माण आपने बहुत अच्छा अपने माइंड में बना लिया, अब उसको आप वास्तविक तौर पे करेंगे संकल्पना का प्रयोग। ठीक है, संकल्पना का निर्माण करके ब्लूप्रिंट तैयार करके एक कच्चा चिट्ठा बना के माइंड में कि हाँ इस तरह से आपको समस्या का समाधान करना है। अभी आप जो है प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं करेंगे, ना ही स्वाभाविक रूप से बाहर कुछ करेंगे, अभी ये सब माइंड में चल रहा होता है। लेकिन संकल्पना का निर्माण करने के बाद संकल्पना का जब प्रयोग करेंगे तो वो आप वास्तविक में करेंगे, वो आप बाहर करेंगे जो लोगों को दिखाई देगा। ठीक है, संकल्पना का प्रयोग करना, समस्या समाधान करना। इसके बाद जो होगा बार बार परिणाम की जांच करना। ठीक है, परिणाम की बार बार जांच करना। हमारा जो समस्या समाधान की विधि है या जिस तरह से हमने समस्या को समाधान किया वो गलत तो नहीं है, उसके परिणाम की बार बार हर तरह से जांच करना। ये होता है लास्ट चरण समस्या समाधान का। ओ नहीं सॉरी, इसके बाद एक हो रहा है निष्कर्ष निकालना। अगला होगा निष्कर्ष निकालना। ठीक है, सबसे अंतिम में जो है हम निष्कर्ष निकालेंगे। अब इसमें एक नोट करने की चीज़ है, समस्या समाधान में संकेत और चिन्ह जरूर होने चाहिए। ठीक है, समस्या समाधान में संकेत और चिन्ह जरूर होने चाहिए। वह समस्या काल्पनिक या वास्तविक दोनों प्रकार की हो सकती है। समस्या काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है। ये समस्या दोनों प्रकार की हो सकती है। अगला बच्चे का वैज्ञानिक गुण है, नहीं अभी ये है समस्या समाधान की 3 विधियां। तो समस्या समाधान की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं समस्या समाधान की। कौन कौन सी है? त्रुटि एवं प्रयास, थॉर्नडाइक ने बनाई है ये। दूसरी विधि है सूच विधि, ये कोहलर के द्वारा की गई है, कोहलर के द्वारा निर्माण हुआ है इस विधि का। तीसरी है अंशिकी विधि। देखिए, त्रुटि एवं प्रयास विधि, इसके जन्मदाता जो हैं या इसके कह सकते हैं पितामह कौन है? इसके पितामह थॉर्नडाइक है। इन्होंने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान सीधा समाधान नहीं हो सकता कि आप सीधा चलें, कोई समस्या आपके सामने आई और आपने उसका समाधान कर दिया, नहीं। समस्या समाधान के लिए त्रुटि एवं प्रयास जरूरी हैं। पहले आप जो है प्रयास करेंगे, प्रयास के दौरान आपकी त्रुटि होंगी, उसमें गलतियां होंगी बहुत सारी, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे आप उन त्रुटियों से, उन गलतियों से सीखने के बाद जो आपका अंतिम प्रयास होगा वो एक समस्या का समाधान कर देगा। तो आप कह सकते हैं समस्या समाधान की जो
तीन विधियों में से एक विधि है, वो है त्रुटि एवं प्रयास की विधि, और ये बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि बच्चा, ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि एक बच्चा मैथ के सवाल में त्रुटि करता है, बार बार त्रुटि कर रहा है, तो ये नकारात्मक है, बच्चा आलसी है, बच्चा पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा है, या ये सकारात्मक है। तो ध्यान रखना, त्रुटि करना, बच्चे की त्रुटि करना या बच्चे की गलती करना, ये सकारात्मक है। बच्चा अगर गलती नहीं करेगा, त्रुटि नहीं करेगा, तो बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चा सीखता ही त्रुटि एवं प्रयास के द्वारा है, गलतियां एवं प्रयास के द्वारा। बच्चा गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा, गलती करेगा, फिर प्रयास करेगा। एक समय ऐसा आएगा जब बच्चा उस सवाल को या उस समस्या का समाधान कर लेगा। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? त्रुटि एवं प्रयास करके। त्रुटि एक पॉजिटिव शब्द है। बच्चा अगर त्रुटि कर रहा है तो वो अधिगम में अभिप्रेरित है, सीखने के लिए अभिप्रेरित है, उसमें जिज्ञासा है उस चीज को सीखने की। ठीक, अगला है सूझ विधि। सूझ विधि के जो जन्मदाता हैं वो हैं कोहलर। सूझ विधि देखिए, सूझ क्या होती है, सूझ कैसे आती है, ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है, सूझ कैसे आती है। तो ध्यान रखना, सूझ जो है एकाएक या अचानक या एकाएक आती है। एकाएक का मतलब होता है एकदम से। ठीक है, ये सीटेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि सूझ कैसे आती है। तो सूझ अचानक आती है या एकाएक आती है। सूझ विधि, सूझ का मतलब होता है कि दिमाग की बत्ती जलना एकदम से। किसी समस्या पे आप समाधान पे लगातार लग रहे हैं, का आपका प्रयास सफल ही नहीं हो रहा है, करे जा रहे हैं मेहनत, वही त्रुटि और प्रयास, इसी तरह की विधि है ये भी। ठीक है ना, आप करे जा रहे हैं लेकिन एकदम से आपके माइंड की बत्ती जल जाती है, अरे इसका तो समाधान ऐसे होगा। एकदम से आइडिया आना, बिल्कुल अचानक से किसी समस्या समाधान के लिए आइडिया, माइंड में आइडिया आना अचानक से, तो वो होती है सूझ विधि। ठीक है, सूझ कैसे आती है? सूझ अचानक से आती है, एकाएक आती है। तीसरी है हमारी अनशिक्षी विधि। अब आखिरी बच्चे का जो वैज्ञानिक गुण है वो है क्रिया एवं प्रयोग। बच्चा क्रिया करेगा और उसका प्रयोग करेगा, क्रिया करेगा और उसका प्रयोग करेगा, ये भी त्रुटि एवं प्रयास पर ही आधारित है। ठीक है, ये सब बच्चे के जो है वैज्ञानिक गुण होते हैं। आज का हमारा सीटेट का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।